Good morning, everyone. Welcome to this गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स. देखिए, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अभी तक अपन ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सोल्ट इस तरीके के सोल्ट होते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. ये सब चीजें पढ़ने के बाद अपन ने इसी के कंपैरिजन में और पढ़ा था कि कुछ ऐसे सोल्ट्स भी होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज सिंपल सोल्ट और डबल सोल्ट. लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स को बोला था विच डजंट डिसॉल्व इन कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन. ये देख रहे थे अपन. ये देखने के बाद उसके बाद मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी उनको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके बाहर काउंटर आयन होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है. कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एक मेटल आयन होता है, मेटल होता है, एक लिगेंड होता है. लिगेंड का नंबर होता है कि कितना लिगेंड्स जुड़ा हुआ है उस मेटल के साथ. दैट इज द नंबर. और इस तरीके के कंपाउंड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब अपन ने देख लिया था. और बाद में डिस्क्राइब किया था कि एक एक करके सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ये सब एक एक करके अपन पढ़ेंगे. ये सब अब मैं आपको बता रहा था. तो देखिए, सेंट्रल मेटल का अपन ने डिस्कस किया था. और अब लिगेंड का डिस्कस करने, काउंटर आयन का डिस्कस करने से पहले एक चीज देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते तो सबसे पहले एक वर्नर करके, अल्फ्रेड वर्नर करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने आफ्टर 1890, अराउंड द 1895, उन्होंने बोला था कि ये इन सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी उन्होंने ही किया था. उन्होंने ही बताया था कि इस तरीके के भी सोल्ट होते हैं जो कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते. ये दिस क्रेडिट गोज टू द अल्फ्रेड वर्नर. ये बात हमेशा याद रखना. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर है, एक तरीके से फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अल्फ्रेड वर्नर. उन्होंने बताया था कि इस दुनिया के अंदर, इस नेचर के अंदर सम ऑफ द सोल्ट्स आर इस तरीके के सोल्ट्स जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. मेरी बात समझ गए? तो ये सबसे पहले बताया था वर्नर ने. और बोला जो भी उसमें पार्ट डिसोसिएट होता है वो अलग तरीके का बिहेवियर करता है, जो पार्ट डिसोसिएट नहीं होता वो अलग तरीके का बिहेवियर करता है. तो वो चीज अपन देखेंगे. और उसी को, उनकी जो थ्योरी उन्होंने दी थी वो दी थी वर्नर थ्योरी के नाम से. तो लिखेंगे वर्नर्स थ्योरी. देखिए, वर्नर ने बताया था अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर सम ऑफ द पार्ट विल डिसॉल्व इन द वाटर एंड सम ऑफ द पार्ट विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर. तो बोल रहा है जिस तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ काउंटर आयन होता है वो काउंटर आयन उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है. उन्होंने बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है. और वो दो चीजें, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उन्होंने दो तरीके से डिवाइड कर दिया कि एक प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जाना जाएगा, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जाना जाएगा. कि मेटल के साथ जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है. अगर वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है तो दैट काइंड ऑफ आयन और दैट काइंड ऑफ एटम ऑलवेज डिसॉल्व, ऑलवेज डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन. लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर कोई एटम है which is acting as a ligand and if that ligand is having the bonding with this metal, this will not dissociate. तो बोले इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन स्पेयर की जो अंदर चीजें आती हैं वो तो होती है सेकेंडरी वैलेंसी और जो बाहर होती हैं वो होती है प्राइमरी वैलेंसी. तो वही चीज देखेंगे. He said about the valency of coordination compounds. या मैं बोलूं he said about the
टू वैलेंसी, या पर्टिकुलर लिख दीजिए टू वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वन इज प्राइमरी and another is secondary. प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, वो देखेंगे. देखिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, कोबाल्ट के साथ NH3 और यहां पे लिख दिया मैंने SO4. एक कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, कोबाल्ट के साथ 6 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, या मैं बोलूं अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और उसके साथ क्या है, सल्फेट है. तो बोल रहा है कि ये और ये डिसोसिएट हो जाते हैं. इट हैज टेंडेंसी टू डिसोसिएट, बट दिस मेटल के साथ जुड़े हुए NH3 will never dissociate. और वो कितने NH3 है, 6, जबकि ये सल्फेट कितना है, 1. इसका मतलब दिस इज एक्टिंग एज ए प्राइमरी वैलेंसी, कि जो डिसोसिएट होता है वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है मेटल की, विच इज गिविंग द पॉजिटिव चार्ज टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर. और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करता है. तो ये जो है ये जो डिसोसिएट करता है, दिस डिसोसिएशन shows primary valency, or this shows सेकेंडरी वैलेंसी. बात को समझना, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लिगेंड अगर मेटल से जुड़ा हुआ, दिस शोज द सेकेंडरी वैलेंसी एंड दैट काउंटर आयन. तो यहाँ पे लिख लेना डिसोसिएट जो होता है, ये डिसोसिएट होता है, या मैं ये लिख देता हूं डिसोसिएट की जगह this counter ion shows that primary valency. बात समझ में आना चाहिए. मैं बोल रहा हूं अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो चीजें होती हैं which will never dissociate, और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो काउंटर आयन प्रेजेंट होता है वो और कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपस में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं. तो ये सबसे चीज पहले बताई थी वर्नर ने. वर्नर उस टाइम में 1890 के अराउंड या 1895 के अराउंड ये डिस्कवरी कर चुके थे कि कोई भी मेटल अपनी दो वैलेंसी रखता है, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी नेवर आयनाइजेबल. सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर और प्राइमरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर. ये चीज उन्होंने बताई थी. तो अब इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे. पहले ये लिख लीजिए ये सारा, उसके बाद में इसको मैं हटा दूंगा. प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अपन डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे और किस तरीके से वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है वो देखेंगे. देखिए वर्नर ने बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइजेबल होती है, सबसे पहला पॉइंट, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयनाइजेबल नहीं होती. और ऑफ कोर्स अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वो एज एक आयंस है या ग्रुप ऑफ एटम्स है या एटम है, अगर वो आयनाइजेबल है, इसका मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अगर कोई बाहर कोई कंपाउंड है या मैं बोलूं कोई मॉलिक्यूल है, तो वो हमेशा क्या होता है,
आयोनाइजेबल। बात समझ आए? तो यही चीज अपन लिखने वाले हैं। प्राइमरी वैलेंसी के अंदर क्या लिखेंगे? These are ionizable। और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर क्या लिखेंगे? These are नॉन आयोनाइजेबल। बात को समझना है। आया? सेकंड के अंदर देखेंगे। देखिए सेकंड में उन्होंने बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज से अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, कि ये हमेशा किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है? किस तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट है या कौन सा चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जाएगा, जिससे अपने को क्या पता लगती है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसी पॉइंट को अभी लिखेंगे। रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल, या फिर CMA हटा दीजिए, क्योंकि CMA को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर लिगेंड भी होता है। और रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट इतना लिख लीजिए आप। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। represent the coordination number और नंबर ऑफ लिगेंड्स। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? कि इनको हमेशा बॉन्ड की फॉर्म में इनको हमेशा बॉन्ड की फॉर्म में दिखाया जाता है, जबकि इनको हमेशा डॉटेड फॉर्म में दिखाया जाता है। एक ये भी पॉइंट आ जाएगा। It represented by dotted, इस तरीके से it represented by dotted, जबकि ये it represented by line। किस तरीके से? इस तरीके से। है बात समझ? ऐसे ये हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ये हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है एक डायरेक्शन देती हैं, एक शेप देती हैं मॉलिक्यूल को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक शेप देती हैं, जबकि ये नॉन डायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन में नहीं होती, इसका एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा। ऐसे ये उतारा। ये होने के बाद आगे करते हैं। These are non-directional। नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग क्या समझते हैं? सपोज कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और वो काउंटर आयन तो किसी भी डायरेक्शन में होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? डायरेक्शनल होगी, एक फिक्स डायरेक्शन में होगी। These और These are डायरेक्शनल। है बात सुन? इसके अलावा और कोई पॉइंट? प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी, हमेशा नेगेटिव चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होंगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज्ड और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो वो भी लिख लेंगे। satisfied by negative charged
ऑलवेज, और यहां लिख देंगे सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स। बात समझ आया? और इनके अलावा कौन कौन से पॉइंट अपन लिख सकते हैं? ये मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड नहीं करती, कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या शेप की डिसाइड करेंगे, जबकि ये हमेशा मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करती हैं। तो इसके अंदर लिख लेंगे नॉट एसोसिएटेड with shape of the molecule, जबकि यहां क्या लिखेंगे associated with shape of the molecule। आया बात समझे? किस तरीके से ये शेप को एसोसिएट करती है, ये किस तरीके से शेप से एसोसिएटेड नहीं है, वो चीज अपन देखेंगे। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट लिखाए हैं वर्नर थ्योरी से रिलेटेड। ये 6 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? आई विल टेल दैट। ये उतारिए। तो देखिए, अगर सेकेंडरी वैलेंसी शेप को डिसाइड करती है, कॉम्प्लेक्स की शेप के बारे में एसोसिएशन है उसका, या शेप को डिस्क्राइब करती है सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी अगर कितनी होंगी तो कौन सी शेप होगी वो देखेंगे। अगर सेकेंडरी वैलेंसी दो होंगी तो स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ये बात याद रखिए हमेशा। अगर 3 होंगी तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। स्ट्रक्चर हमेशा, शेप हमेशा कैसी होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर 4 होंगी तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी शेप हो सकती है। स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है? ये कि ये मेटल है, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। टेट्राहेड्रल कैसी होती है? ये मेटल है जिसके साथ ऐसे, ये होती है टीडी, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, एसक्यू प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर क्या होती है? अब तो आपको पूरा आना चाहिए। ये क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। लीनियर क्या है? ये लाइन। और जब 5 होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्क्वायर प्लेनर और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप हो सकती है। और अगर 6 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो सकती है। बात को समझना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और लीनियर। अब ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या होती है? देखिए, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर तो सेम ही होगा ना। स्क्वायर पिरामिडल कैसी होती है शेप वो देखना। अगर स्क्वायर पिरामिडल में बोलूं तो एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके अंदर मेटल और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 5 कोऑर्डिनेशन में 4 तो ये हो गया, 1
2 3 4 और पांचवा मैं सपोज यहाँ पे कोई एटम जोड़ दिया तो ये भी इस एटम के साथ इस तरीके से, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे? सपोज कोई एटम है ए एम और इसकी कितनी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 होंगी तो ही ऑक्टाहेड्रल बनेगा। 4 तो प्लेन में होंगी, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप। अब देखिए ये होता है रियल ऑक्टाहेड्रल, ऐसे। आया बात सुने? ये होती है वर्नर थ्योरी। वर्नर ने बताया था प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कौन सी आयनाइज्ड होती हैं, कौन सी आयनाइज्ड नहीं होती हैं। तो देखिए अब एक एग्जांपल देता हूं आपको किस तरीके से देखना है। ये हो गया, उतारिए। सपोज कोई मेटल है, मैंने मेटल लिया CrH2O का होल 6 और मैंने लिखा Cl। ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, तो वर्नर के अकॉर्डिंग 6 तो इसके अंदर क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी, और एक क्या हो गई? 1 प्राइमरी वैलेंसी। ये है, ये एक ही एटम है, ये तो हो गई प्राइमरी वैलेंसी, और ये 6 जो हैं ये होगी सेकेंडरी वैलेंसी। ये आयनाइज नहीं होता जबकि ये आयनाइज होता है। ये नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज है। ये आयनाइज्ड होके ये आयनाइज्ड होके इसको कौन सा चार्ज देती है? पॉजिटिव चार्ज देती है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कभी भी शेप डिसाइड नहीं करती क्योंकि काउंटर आयन प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, डिसोसिएशन के बाद पता नहीं कहां चला जाए, जबकि ये तो हमेशा इसके साथ क्या रहता है? बॉन्डिंग में रहता है, बिकॉज इट नेवर डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ आता है? तो इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो किस तरीके की, वर्नर ने किस तरीके की शेप बताई थी मॉलिक्यूल की? ऑक्टाहेड्रल। देखिए तो Cr H2O OH2 OH2 मैं इसे लिख सकता हूं, और ये ऐसे है रियल में। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। आया बात समझे? अब देखिए ये 2 ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल और हैं, यहां पे OH2 यहां पे OH2, ये भी आया 6 वाटर मॉलिक्यूल। इस शेप कैसी हो गई? रियल में शेप कैसी लग रही है? आप देखने पे पता लगता है रियल में ऑक्टाहेड्रल शेप है। मैं लिखूं या नहीं लिखूंगा तो थोड़ा घोच-पोच हो जाएगा, इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता। ऐसा लिखेंगे तो पता लगता है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है उस प्राइमरी वैलेंसी को मैं कहीं से भी दिखा सकता हूं। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये जो है Cl, ये जो Cl, ये डॉटेड लाइन से कैसे भी, चाहे इधर रिप्रेजेंट कर दूं इधर, इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये कहीं भी ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये तो ऑक्टाहेड्रल वाले को दिखा सकते हो, चाहे दिखाना चाहें तो। ये लो, ऐसे ऐसे होता है। आया बात सुने? तो ये तो हुआ वर्नर थ्योरी। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को वर्नर थ्योरी से ही पढ़ा जाता है, एंड वर्नर वाज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आया बात सुने? एक्चुअली रियल बताऊं तो उन्होंने, वर्नर ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1896 में, उससे पहले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता दिया था। अराउंड 1895, अराउंड 1894 he was doing these things, he said about this concept
बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। है बात समझ? तो इतना करिए इसके अंदर। अब इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आता है वो अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।